हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स नॉलेज एक्वेरियम यानी गणित ज्ञान कुंभ में आपका मुस्कुराते हुए सबका स्वागत है। वेलकम वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टैटिक्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक चैप्टर डिस्पर्सन या वेरिएशन की हम बात करेंगे। यह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसी के बेस पर आगे आप स्टैटिक्स के चैप्टर्स को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे कॉरलेशन, रिग्रेशन, प्रॉबिलिटी। इवन की प्रॉबिलिटी में भी इस्तेमाल होता है। तो यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैटिक्स के बारे में कुछ बता दूं कि स्टैटिक्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप दे रहे हैं तो स्टैटिक्स के केवल फार्मूला के रटने से आपका सवाल नहीं बनेगा एग्जामिनेशन में। फार्मूला बनने से 2-4 प्रैक्टिकल सवाल बन सकते हैं, लेकिन सारे प्रैक्टिकल सवाल नहीं बनेंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टैटिक्स में हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फार्मूला को समझते हैं और फिर फार्मूला को समझ के याद रखते हैं और फिर उसका हम एप्लीकेशन करते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम आपको आसानी से समझा सकें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए आप उसको टैकल बहुत आसानी से कर सकें। राइट। इस चैनल में जितने भी लोग आप पढ़ते हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि नॉलेज को बढ़ाना भी है। ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए कि जो आपके पास हो वो आप दूसरे को दें, शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। नॉलेज कहीं भी आपको आए, नॉलेज आप गेन करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें। इससे नॉलेज बढ़ेगा भी और आप में रहेगा भी। तो शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस चैप्टर के पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले तो मैं एक बात और बता दूं, इस चैप्टर को वही बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जिसका एवरेज चैप्टर आता होगा। उसको एवरेज में जैसे अर्थमेटिक मीन निकालना, मीडियन, मोड, ये सब अगर आपको निकालने के लिए आता है तो डेफिनेट रूप से ये डिस्पर्सन और वेरिएशन चैप्टर आपके लिए आसान होगा। यह चैप्टर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। कोई भी इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को आपके लिए आसान बनाना। राइट। तो जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव को जानना जरूरी है कि चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने एवरेज चैप्टर पहले पढ़ा हो तो एवरेज क्या करता है। एवरेज होल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास 10 है, 20 है, जैसे क्लास मॉनिटर क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो एवरेज किसी ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी ग्रुप ऑफ डेटा के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू, ये सब के भी नाम से हम उसको जानते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, जैसे 10 बच्चों का आप छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और उन सारे बच्चों का अगर मैं एवरेज वेट निकालूं और एवरेज वेट 60 kg आए, तो क्या ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं सभी का वेट 60 होगा? नहीं। अगर आप इंडिविजुअल से उस एवरेज को कंपेयर करो तो किसी का वेट 60 से ज़्यादा भी हो सकता है और किसी का वेट 60 से कम भी हो सकता है, किसी का 60 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर यहाँ पर मैंने लिखा है। आप जरा इस बात को ध्यान से देखो। इट शोज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन टू इट्स सेंट्रल वैल्यू, कि जो सेंट्रल वैल्यू है तो सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू मीन्स एवरेज,
सेंट्रल वैल्यू से जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसके बीच का एवरेज डिफरेंस क्या है। इससे क्या पता लगता है, वेरिएशन हम आगे निकालना भी आपको सिखाएंगे कि अगर वेरिएशन हमारा क्या है कि कम हो, राइट, तो वेरिएशन यदि हमारा कम होता है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन डेटा जो गिवन है वो सिमेट्रिकल है, राइट। और यदि आपका वेरिएशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डाटा अनसिमेट्रिकल है। जब डाटा सिमेट्रिकल हो तो वहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। जब डाटा अनसिमेट्रिकल हो तो वहाँ डिसीजन मेकिंग जो है उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि वेरिएशन हमको यह बताता है कि गिवन डेटा सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको इसको शो करता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आप इसको जरा देखें। मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम 2 ग्रुप ऑफ डेटा, यहाँ पर 50 है, 60 है, 40 है। यहाँ पर क्या है, 50 है, 25 है, 75। 2 ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है। तो अगर 2 ग्रुप्स ऑफ डेटा अगर हमको दिया हुआ है तो अगर मैं इसका मीन निकालूं तो क्या होगा, x बार, इसका मीन हमारा आएगा 50 और इसका भी मीन है 50। सबको ऐड करके 3 से आप डिवाइड करेंगे। लेकिन दोनों ग्रुप ऑफ डेटा का अगर आप स्टडी करो तो दोनों में क्या है कि वेरिएशन हमारा अलग अलग है। 2 ग्रुप ऑफ डेटा का मीन सेम है, तो मीन सेम होने के बावजूद भी दोनों का ग्रुप ऑफ डेटा एक जैसा नहीं है। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो फर्स्ट में वेरिएशन कितना है कि जो हमारा मीन है ±10 का डिफरेंस है, कि 10 या तो ऊपर है या तो 10 नीचे है, 60-40। सेकेंड है, यहाँ पर जो है वेरिएशन 50 ±25। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि दोनों ग्रुप ऑफ डेटा एक जैसा है लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। मीन है एक जैसा, तो मीन के एक जैसा होने से ग्रुप ऑफ डेटा सेम होगा, एक जैसा होगा ये हम नहीं कर सकते हैं, वो वेरिएशन बतलाता है। वेरिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। रिस्क फैक्टर का मेजरमेंट करने के लिए वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब का इस्तेमाल होता है, इसी चैप्टर का पार्ट है। आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, सोशल पॉलिसी बनाते हैं, वेरिएशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश का नेशनल इनकम इंडिया से बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम इंडिया में ज़्यादा है, हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश में ज़्यादा है, लेकिन बांग्लादेश में गरीबी कम है और यहाँ पर क्या है, गरीबी क्या है, ज़्यादा है। पुअर इंडेक्स में हम लोग क्या है, उससे पीछे। तो इससे क्या मतलब हुआ कि वहाँ नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ है, वेरिएशन कम है, यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है। जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वेरिएशन, इसी वेरिएशन को जो वेलफेयर गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इसी वेरिएशन को वो कम करती है। कैसे कम करेगी, उसका कम करने का क्या तरीका है, वही है राशनिंग की व्यवस्था करती है, गरीबों को सब्सिडी देती है, हेल्थ कार्ड देती है, छूट देती है हर जगह। तो नतीजा क्या है, अभी जैसे राशन है, आप राशन में आप देखो तो जितना राशन सरकार 100 रुपये में देती है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में, उतना राशन अगर आप खरीदो मार्केट में तो 1000 रुपये का आता है और वह 100 रुपये में आ गया, तो जो बाकी पैसा बचा उसके पास, उसका क्या होगा कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एजुकेशन बढ़ाने में वो खर्च करता है, अदर जगह खर्च करता है। नतीजा क्या होगा, धीरे धीरे उसका परचेजिंग पावर, एजुकेट होगा तो स्किलनेस बढ़ेगी तो उसका क्या होगा कि इनकम बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि परचेजिंग पावर बढ़ेगा, फिर लिविंग को जो स्टैंडर्ड है उसमें उसका बदलाव आएगा, वह फिर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से मिडल और मिडल से फिर रिच की ओर प्रोसीड करेगा। तो ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो डिस्पर्सन केवल फार्मूला ही नहीं है,
फार्मूला और उसका एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त। जहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है, जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करें, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, नतीजा है रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो गेन भी ज़्यादा है, लेकिन लॉस भी ज़्यादा है। तो वेरिएशन के आधार पर रिस्क का मेजरमेंट किया जाता है। रिस्क को कैसे हम क्या करते हैं कि कम कर सकते हैं। कई आप चैनल आप देखें जो फाइनेंशियल चैनल हैं, वहाँ पोर्टफोलियो होता है, राइट। तो पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया जाता है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, वेरिएशन कम है, रिस्क को कैसे हम कम किया जाए, रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, यह हमारा ये भी चैप्टर बतलाता है एप्लीकेशन में। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी बहुत इसका इस्तेमाल होता है। सोशियो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस पार्ट में हम लोग एक और भी पार्ट का हम स्टडी करेंगे। एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है मेजरमेंट। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ नोट में ये जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव, यह बताया कि ये यही वर्क करता है, यही काम करता है डिस्पर्सन। लेकिन अगर मान लिया जाए इसका हम स्टैटिकल डेफिनेशन देखें तो क्या होगा। स्टैटिकल डेफिनेशन में क्या है, नंबर 1, ये सब पॉइंट आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में इस सब का बहुत इस्तेमाल होगा। पॉइंट नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ scatterness of data from its central value. Central value means average. Central value is called dispersion. डिस्पर्सन और वेरिएशन एक ही चीज है। तो मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस क्या है, ये दिस इज द स्टैटिकल डेफिनेशन। मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस, स्कैटरनेस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन कि जो सेंट्रल वैल्यू है, मान लिया जाए कि सेंट्रल वैल्यू ये है, ये एक्स बार है, तो एक्स बार से जो डेटा इसके आगे पीछे इधर उधर है, जो डिफरेंस है, स्कैटर्ड का मतलब जो डिफरेंस है, तो मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस क्या कहलाता है, वेरिएशन या डिस्पर्सन। किससे स्कैटरनेस, स्कैटरनेस का सिंपल मतलब डिफरेंस, किससे, सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू क्या है, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मेजरमेंट ऑफ स्कैटरनेस क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन। नंबर 2, डिस्पर्सन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या इसका मतलब है, इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एक है फर्स्ट ऑर्डर और एक है सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो एवरेज चैप्टर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि यह हमारा स्टैटिक्स का बेस है। इसलिए अगर स्टैटिक्स आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यह इसी पर आधारित है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, एवरेज के डिफरेंस में। तो बिना एवरेज का आप डिस्पर्सन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या कहा गया है, सेकेंड ऑर्डर, है ना। आप गेहूं जो उपजाते हो वो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वहां से आपने गेहूं उपजाया, वो हमारा क्या है, बेस है, मूल। उससे हमने रोटी पकाई, बिना उससे नहीं पक सकता। आटा बनाएंगे फिर आटे से की रोटी बनाएंगे, वो सेकेंड ऑर्डर है। तो इसका अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, या एवरेज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। अब एक बात हम मेजरमेंट से रिलेटेड बताते हैं। ये भी चीज़ें जो है थ्योरी में खूब पूछा जाता है कि मेजरमेंट, सेकेंड नंबर पॉइंट,
मेजरमेंट की बात आई तो दोनों मेजरमेंट यहां पर होगा। मेजरमेंट दो तरह का होता है, 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट कंपैरिजन और रिलेटिव का मतलब है विथ कंपैरिजन। नाम से ही क्लियर है, विथ कंपैरिजन। दो तरह का मेजरमेंट है, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट और दूसरे को क्या कहते हैं, रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप कंपेयर नहीं करते। आपका वेट 60 kg है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। आपके जेब में 500 रुपीज है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। आपका हाइट 150 सेंटीमीटर है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो किसी से, रिलेटिव मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट बोले विदाउट कंपैरिजन, रिलेटिव बोले तो विथ कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करने के भी दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं एडिटिव, वन नंबर इज कॉल्ड एडिटिव और अदर इज मल्टीप्लिकेटिव। और सेकेंड हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव का मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस करके कंपेयर करना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये सब बिना पॉइंट को सीखे आप डिस्पर्सन नहीं समझ सकते। एडिटिव मान लेते हैं कि ए के पास है ₹50 और बी के पास है ₹100, तो कंपेयर करने में आप प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। ये रुपीज लिखा हुआ है, ₹100, ₹50। ए के पास है ₹50 और इसके पास है ₹100, तो आप प्लस माइनस करके कंपेयर कर सकते हैं कि बी के पास ए से ₹50 मोर है या ए के पास बी से ₹50 क्या है, ज़्यादा है। राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? दूसरा जो तरीका हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। जैसे आप लिखते हो ए बाय बी, यानी ए का कंपेयर बी से, जो नीचे रहे उसको हम कंपेयर। आप क्या लिखते हैं, 50/100। इसी को हम क्या लिखते हैं, हाफ। यानी ए के पास बी से हाफ मनी है, यानी ए बराबर हाफ बी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, या बी के पास ए से डबल मनी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हैं डिवाइड करके, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। रिलेटिव मेजरमेंट प्लस माइनस करके कंपेयर करते हैं, एडिटिव। अब हमको जो यहां पर कंपेयर करना है वह मल्टीप्लिकेटिव रिलेटिव पढ़ना है। लेकिन यहां पर जो कंपेयर हम करेंगे वह टोटल से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जितने भी फॉर्मूला है सब इसी पर बेस्ड होंगे कि हम क्या करते हैं, टोटल से कंपेयर करते हैं। और जब किसी चीज को हम टोटल से कंपेयर करते हैं तब उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसलिए इसका जितना भी रिलेटिव मेजरमेंट होगा सबके आगे कोफिशिएंट लगा होगा, और जो एब्सोल्यूट है उसमें कोफिशिएंट नहीं लगा होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब आप टोटल से कंपेयर करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूं पहले। मान लेते हैं आप कहते हो कि 100 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स आएगा, या आया है, तो 100 में अगर 80 आया है तो एक में कितना आएगा, 80/100। ये जो 0.8 लिखते हो ये कोफिशिएंट है, मल्टीपल है किसका, टोटल मार्क्स का। कि टोटल मार्क्स अगर 10 है तो 10 में 8 आया। कोफिशिएंट का मतलब रेट, मल्टीपल, एक। जब आप टोटल से कंपेयर करते हैं, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो दुकानदार क्या करता है, आपको कोफिशिएंट बतलाता है, एक का कीमत बतलाता है, और जो एक का कीमत बतलाए वो कोफिशिएंट है। 1 kg का दाम ₹10,
5 kg खरीदा तो आपने मल्टीप्लाई करके उसको पे किया। आप निकालते हो सीजीपीए, सीजीपीए का मतलब 1 मार्क्स में आपको दिया हुआ है, 0.8 आया आपको, तो 0.8 सीजीपीए का मतलब है 100 में 80 आया, 50 में 40 आया, 10 में 8 आया, 20 में 16 आया। तो कॉफिशिएंट का मतलब है कि जब आप टोटल से किसी चीज को कंपेयर करोगे, किससे, मल्टीप्लिकेटिव ने डिवाइड करके, तब उसी को हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं, राइट। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट मेजरमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। तो जरा मैं एक शॉर्टकट रिमार्क्स लिखूं, ये सब पॉइंट आपको याद रहेगा एग्जामिनेशन में, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो हम शॉर्टकट रिमार्क्स लिखते हैं, जरा आप हमारे साथ एक एक शॉर्टकट रिमार्क्स को लिखें, समझें और साथ के साथ समझ के याद रखें ताकि आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो। शॉर्टकट रिमार्क्स नंबर 1, when comparison is made by total, by का मतलब डिवीजन, then it is, first point, termed as coefficient। इसी को हम कॉफिशिएंट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। कॉफिशिएंट क्या है, टोटल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, टू कंपेयर 2 or more series of data we use relative measurement, we use relative measurement, we use relative measurement। शॉर्ट फॉर्म में हम आरएम लिखेंगे। कंपेयर जब करेंगे तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट से तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, इसलिए अगर आपको कंपेयर करना हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कौन सा मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पॉइंट, आरएम का मतलब रिलेटिव मेजरमेंट is expressed in percentage also, expressed in percentage also। जितना भी फॉर्मूला होगा रिलेटिव मेजरमेंट का, आगे मैं बताऊंगा आपको, वहां पर इंटू 100 करना जरूरी है। तो रिलेटिव मेजरमेंट को हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 4, चूंकि रिलेटिव मेजरमेंट आप परसेंटेज में भी एक्सप्रेस करते हो, रिलेटिव मेजरमेंट का जो वैल्यू होता है रेंज, वह 0 से 1 के बीच होता है। आरएम मीन्स रिलेटिव मेजरमेंट। क्यों भाई, 100 में आप टोटल कितना मार्क्स ला, टोटल से कंपेयर करते हैं। यहां पर आपको क्या पढ़ना है, टोटल से कंपेयर करते हैं। प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर रिलेटिव मेजरमेंट है। जब आप रिलेटिव मेजरमेंट फ्यूचर का करते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रेजेंट में कर रहे हो तो उसी को कहते हैं कॉफिशिएंट। सब्जी खरीदना प्रेजेंट में है, प्रोबेबिलिटी का भी वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, फ्रॉम 0 to 1, 0 1 इंक्लूसिव है, रिलेटिव मेजरमेंट 0 से 1। तो जब कोई आप सवाल रिलेटिव मेजरमेंट का बनाओगे तो उसका आंसर 0 से 1 के बीच आएगा। और कई बार अगर हम ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो मान लेते हैं कि आपका 0.12 आया और ऑप्शन में 12 दिया है, तो इंटू 100 कर देंगे, चूंकि 1 का वैल्यू दिया है तो 100 हम निकाल लेंगे। तो 100 जब आप निकाल लोगे तो क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू रिलेटिव मेजरमेंट का है तो इसका मतलब है वो परसेंटेज में है। ये बात आप समझ गए। 5 नंबर पॉइंट,
वेरिएशन या डिस्पर्सन, इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम वेरिएशन को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, निगेटिव नहीं लेते। क्यों नहीं निगेटिव लेते भाई, क्या कारण है? तो रिलेटिव हम इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं कि वेरिएशन का मतलब ही होता है इधर प्लस और माइनस। या तो हम इसको क्या कहते हैं, प्लस होता है या फिर माइनस होता है। क्योंकि आप कहते हो कि वेरिएशन 10 है तो 10 प्लस में भी होगा। जैसे मैं कहूँ कि इस क्लास में पढ़ने वाले, किसी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का वेट 60 kg है और वेरिएशन 10 kg है, तो इसका मतलब है कि 60 प्लस भी 10 हो सकता है, माइनस भी 10 हो सकता है। इसलिए वेरिएशन को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। 6 है जी कि वेरिएशन या डिस्पर्सन एक ही चीज है। इज ऑल्सो टर्म्ड एज एरर और रेसिड्यू। हम वेरिएशन को एरर भी बोलते हैं। वेरिएशन का मतलब एरर। एस्टिमेशन में आप कोई भी काम करते हो तो उसमें वेरिएशन लेके हम जरूर दिमाग में चलते हैं। जैसे अगर आपने सोचा कि आज मैं मार्केटिंग के लिए जा रहा हूं और 1,000 रुपये खर्च करूंगा, तो 1,000 रुपये से अगर ज़्यादा खर्च हो गया तो एस्टिमेशन में एरर हुआ है, नहीं वेरिएशन हुआ। ये 1,000 से कम भी खर्च हुआ तब भी हम मानेंगे जी कि उसको एरर है। एरर का मतलब है कि जो आप सोचते हैं उसमें कोई चीज़ प्लस या माइनस हो जाना। तो एरर जीरो भी हो सकता है, 1,000 का 1,000 भी खर्चा हो जाए। तो वेरिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज एरर या रेसिड्यू। और एरर और रेसिड्यू दो तरह के होते हैं। 6 है जी 7। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। दो तरह के एरर होते हैं। ये कई बार पूछा जाता है। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट और सेकेंड हम लिखेंगे रिलेटिव। एक को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। कितने तरह का एरर है, दो तरह का एरर। मेजरमेंट करने के 4 तरीके हैं डिस्पर्सन का। नंबर 3rd पॉइंट, देयर आर 4 मेथड्स for measuring variation. Four methods. इधर हम एब्सोल्यूट लिखते हैं, इधर हम रिलेटिव लिखते हैं। ए नंबर है रेंज, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आगे कोफिशिएंट लगा देगा तो रिलेटिव मेजरमेंट, सिंपल बात। बी क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी, और इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। सी नंबर मीन डेविएशन, एमडी, और इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एमडी।
कोफिशिएंट आगे लगा देना। मीन डेविएशन बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजरमेंट, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, और डी है स्टैंडर्ड डेविएशन जो सबसे अधिक यूज होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, इसका नाम थोड़ा चेंज है। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एसडी भी बोलेंगे तो कोई ज़रूरी गलत नहीं होगा, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के भी नाम से जानते हैं। ये 4 मेथड है। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम आपको बेसिक आइडिया इन सब के बारे में दें, ठीक है। ज़्यादा एडवांस तो नहीं, लेकिन हम बेसिक आइडिया आपको देंगे। जितना है उतना से आपका काम चल जाएगा। थैंक यू। नॉलेज को बांटिए, नॉलेज को बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू। नमस्कार।